Okay, so we are here today to discuss profitable trading with calculated risks. So we would like to start with someone who is already trading into stocks और कुछ उनसे पूछेंगे कि किस तरह से आपने ट्रेडिंग का प्लान किया है। कोई है जो ऑलरेडी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, कभी ना कभी खरीदे है, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे, या रिस्क के बारे में आपका क्या ख्याल है, इसमें जो स्टॉक्स में जो रिस्क आता है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? No, I mean, there is always a risk, okay, in investing on that part because the profitability is uncertain. Okay, it is typically depending upon the market situation. And if you ask me about, I've been investing randomly. Okay, not specific calculation depending upon how I see the market and what is the news is been flash in the market. Accordingly, I take certain stocks. Okay, but then I keep it on the hold for a longer time. I don't sell it immediate basis. I keep it for a longer time so that when the market keeps on fluctuating, I see that I get a sizable profit. Then only I sell it off. ओके, तो अब इन्होंने बहुत ही अगर ये बहुत ही टिपिकल सिनेरियो है, जैसे उन्होंने सही कहा, रैंडमली पिक करते हैं स्टॉक्स और फिर होल्ड करते रहते हैं और फिर रिटर्न्स कितना आएगा कब आएगा इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली ही इज रॉन्ग कि इनका ये गलत है सही है, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज बिजनेस है ये और बिजनेस को बिजनेस की तरह देखना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, रिस्क कहाँ नहीं है, रिस्क सब जगह पर है। कोई भी बिजनेस हो तो रिस्क है, उसमें से भी हम प्रॉफिट कैसे निकालना है उसका प्लान करते हैं। तो प्रॉफिट कैसा होता है बिजनेस में, लॉसेस भी होते हैं प्रॉफिट्स भी होते हैं, और हम ये प्लान करते हैं कि हमारे प्रॉफिट जो है वो लॉसेस को कवर करके फिर उसके ऊपर प्रॉफिट्स दे। ये किसी भी बिजनेस का हमारा डिवाइस रहता है, वैसा होता ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी हम बिजनेस शुरू करते हैं आजकल, टिपिकली अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करें तो बिजनेस कौन से शुरू किया जाता है, मोस्टली ट्रेडिंग इन फिजिकल आइटम्स। जैसे कोई शॉप खोल लिया या कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, जहां पर हम चीजों को या तो किसी से खरीद के बेचते हैं या तो किसी से खरीद के कन्वर्ट करके उसका कुछ फूड आइटम बना के बेचने की प्लान करते हैं, जिससे हमको वैल्यू जनरेशन हो या जितना भी हमने खर्चा किया है उससे ज्यादा हमको पैसे मिले। ये नॉर्मल बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, उससे भी कई गुना कम रिस्क है स्विंग ट्रेडिंग के इस पार्ट में जो मैं बताता रहता हूँ जिसके बारे में। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार के ट्रेडिंग्स है और बहुत सारी लेवल्स की रिस्क है, जिसकी वजह से लोगों को इसको देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा गैम्बलिंग की तरफ लोग देखते हैं, तो गैम्बलिंग भी है, लेकिन आज मैं थोड़ा स्टार्ट में ये क्लियर करूंगा कि कितने प्रकार के ट्रेडिंग्स है और उसमें से कौन से रिस्की है, कौन से सेफ है और क्यों है। इसके कुछ प्रूफ में दूंगा। थोड़ी देर के लिए हम चाहिए तो एआई की मदद भी लेंगे, चैट जीपीटी के साथ जाके भी कंफर्म करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग जो है स्टॉक्स का एज अ बिजनेस, इस नाम का एक मैं कोर्स चलाता हूँ, उसका ये बैकग्राउंड है जो मैं आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क समझेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिंग जो है अभी अभी किरण जी ने बताया कि वो एक स्टॉक लेते हैं और उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, उनके हिसाब से ये इन्वेस्टिंग है। ठीक है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में पहला फर्क क्या है कि उसमें इनपुट्स अलग है। ठीक है, इन्वेस्टिंग के इनपुट्स क्या है, एक तो पैसा है और दूसरा बहुत बड़ा इनपुट जो हम भूल जाते हैं वो है टाइम। किरण जी ने अभी बताया मैं लेता हूँ और मैं होल्ड करके रखता हूँ। ठीक है, तो ये जो टाइम है, कितना टाइम गया, इसका कैलकुलेशन हमारे सामने नहीं रहता है। अगर आपने किसी ट्रेडिंग ऐप में एक स्टॉक खरीदा है और आपको दिख रहा है वो 15% ऊपर है, तो सामने वाले को देखते समय ये नहीं समझ में आता कि ये स्टॉक 15% ऊपर है, वो पिछले 15 दिन में 15% ऊपर गया है या 1 साल में गया है या 10 साल में गया है। सही है बात? जिसके भी ट्रेडिंग एप्स है या म्यूचुअल फंड भी है, तो आपको वो दिखाता है कि ये कितना % ऊपर गया है। म्यूचुअल फंड के एप्स में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं CAGR, या उसको कहा जाता है कुछ एप्स में XIRR। तो CAGR और XIRR ये दोनों जो है सालाना रिटर्न के नंबर्स है, मतलब एक साल में आपका रिटर्न कितना बना है। तो सालाना रिटर्न का एक नंबर म्यूचुअल फंड के एप्स में दिखाया जाता है, CAGR और XIRR। उसको देख के हम ये पता कर सकते हैं कि मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो सालाना मुझको FD की तुलना में कितना रिटर्न दे रहा है। FD क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज FD का जो रिटर्न है वो भी साल के तौर पे बताया जाता है। बैंक बोलती है आपको 6% या 6.5% एक साल का मिलेगा। तो हमको म्यूचुअल फंड के ऐप में क्या देखना है कि ये नंबर जो है जो CAGR कहा जाता है या XIRR कहा जाता है, ये अगर 11 है, 12 है, 13 है, तो मतलब FD से दुगना रिटर्न म्यूचुअल फंड दे रहा है। अब ये टाइम फैक्टर जो है ये डीमैट अकाउंट में काफी कम बार दिखाया जाता है। कुछ डीमैट्स में दिखाया भी जाता है CAGR XIRR, लेकिन सारे एप्स में नहीं है। उसमें आपको दिखता है कि ये स्टॉक आपने जो लिया था उसकी बाइंग प्राइस से 15% या 20% या 50% ऊपर है, लेकिन कितनी देर में ये ऊपर गया है ये बात हम लोग इन्वेस्टिंग में भूल जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में और बात करेंगे। तीसरा इनपुट है हमारा रिस्क। हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमने पैसा दिया, हमने टाइम दिया और हमने
प्रकार का लेवल का रिस्क लिया। ठीक है, इसके क्या क्या प्रकार है इन्वेस्टिंग के? तो सबसे पॉपुलर प्रकार जो है वो है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें हमको अच्छे रिटर्न्स मिलने की गुंजाइश है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करते समय लोगों को एक डाउट रहता है कि रिटर्न्स गारंटीड नहीं बताए जाते हैं, कितने रिटर्न मिलेंगे ये बताया नहीं जाता। क्यों बताया नहीं जाता? क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस अपनी गति से चलेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, और जब भी आपको रिटर्न मिलेगा तब वो आपको दिखेगा। दैट इज द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड म्यूचुअल फंड। उसके अलावा जो प्रकार है जो कि पॉपुलर है, एफडी, आरडी, मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसीज, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज, पीपीएफ, एनपीएस, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, फिजिकल गोल्ड और प्रॉपर्टी, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स पॉपुलर है। इसमें हर एक में हम लोग टाइम देते हैं और मनी देते हैं। ठीक है, अब इसमें लीवरेज नाम का एक मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा आज। कुछ लोगों को पता होगा, इस शब्द से नहीं पता होगा, बट कंसेप्ट तो पता होगा। लीवरेज इन सारे इन्वेस्टमेंट्स में हमको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम अपने पैसे देकर इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं। ओके, इसमें काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स में अगर हम लोन लेके इन्वेस्ट करने जाए तो हमको प्रॉफिट नहीं होगा। म्यूचुअल फंड्स को छोड़ दें तो बाकी सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके रिटर्न्स 4%, 3%, 5%, 6%, 7% के रेंज में आते हैं, और इस परसेंट से कम परसेंटेज में लोन इंडिया में कहीं भी नहीं मिलता। सिर्फ होम लोन है जो सबसे सस्ता लोन है, जो 7 to 8% के रेंज में आपको मिलता है। वो भी इन सारे जो इन्वेस्टमेंट के प्रकार है, मोस्ट ऑफ देम जो गारंटीड वाले हैं, उसमें हम इन्वेस्ट करें तो हमको लोन लेके इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। ओके, लोन क्यों बोल रहा हूँ मैं? लिवरेज नाम का कंसेप्ट आता है। लिवरेज का मतलब है किसी और का पैसा आप इन्वेस्ट करो और आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, पैसा और किसी और का है लेकिन रिस्क जो है वो आपकी है, इसको बोलते हैं लिवरेज। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं ट्रेडिंग में। अब ट्रेडिंग में इनपुट्स क्या है? मनी तो ऑफ कोर्स है, उसके बिना तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। टाइम भी देना पड़ता है, टाइम इनफैक्ट एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में तो सिर्फ वेटिंग टाइम है, ट्रेडिंग में आपका एफर्ट्स का भी टाइम है। रिस्क, ऑब्वियसली ट्रेडिंग में भी रिस्क है। इसके अलावा और क्या क्या इनपुट्स इसमें है? स्किल्स देना पड़ता है कि मेरे अंदर अगर ट्रेडिंग करने के स्किल्स है, या मैंने वो सीखे हैं, कहीं कुछ कोर्स किया है, कहीं कुछ बुक पढ़ा है, कहीं कुछ यूट्यूब वीडियो से सीखा है, तो वो स्किल है जो मैं अपना उसके अंदर डाल रहा हूँ। और नॉलेज है, जो मेरी नॉलेज मैंने आज तक एक्वायर की है इस क्षेत्र के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, वो सारे इनपुट्स हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार के ट्रेडिंग आते हैं, एक है नॉन लीवरेज और एक है लीवरेज्ड। ठीक है, नॉन लीवरेज का मतलब है इन्वेस्टिंग की तरह, जैसे आपका अपना कैश है, जितना कैश है उतना आप ट्रेड करो। और दूसरा है लीवरेज्ड। लीवरेज है एक प्रकार का बोरोड मनी है। बोरोड मनी मतलब आप फिजिकली लोन लेके उसका ईएमआई तय करते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी बार वैसा नहीं होता है। लीवरेज का मतलब होता है कि आप कम पैसा लेके आओ, ज्यादा पैसे का ट्रेडिंग कर लो, लोन वगैरह का प्रोसेस नहीं होएगा, लेकिन वो पैसा किसी और का है, अगर आपने वो लूज किया तो आपको भरना पड़ेगा। इसको कहते हैं लीवरेज्ड ट्रेडिंग। तो नॉन लीवरेज और लीवरेज, लीवरेज ये वर्ड सुना था किसी ने, और क्या इसका मतलब आपको पता है? लिव्हरेज, एनीबडी? सर ब्रोकर कडून पैसे मिळतात ना आपल्याला ट्रेडिंग करण्यासाठी? ब्रोकर की तरफ से पैसा मिलता है वो थोड़ा अलग है, उसको वो भी एक प्रकार है, उसको एमटीएफ बोलते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। लेकिन यस, वो भी एक प्रकार है। उसके अलावा जो है और भी टाइप्स है इसके, ठीक है, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो लिवरेज और नॉन लिवरेज, हमको लिवरेज में क्या रिस्क है? लेवरेज इज रिस्की। ओके, व्हाई इज लेवरेज रिस्की? कौन बताएगा? किसी ने किया है ऐसा कुछ, लेवरेज किसी और के पैसे से ट्रेडिंग करना? कॅपिटल लॉस होऊ शकतो, दुसऱ्याचे पैसे असतील तर ते आपल्याला भरावे लागतात। ठीक है, हमारी अपनी एक आई डोंट नो इफ दिस वर्ड इज राइट, बट हमारी अपनी एक फाइनेंशियल औकात होगी, तो उसके औकात के ऊपर अगर हम लोन लेके करते हैं और उसमें अगर लॉस होता है तो दूसरे का पैसा लौटाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, सो लिवरेज्ड इज डेंजरस, नॉन लिवरेज्ड इज लेस रिस्की। ओके ओके, अब ट्रेडिंग के बारे में जिनको नहीं पता है उनको क्या होता है, कई तरह के लोग मिलते हैं, ऑफर्स आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, या कोई फिजिकली मिलने को आता है, कोई एजेंट बोलता है ये ट्रेडिंग कर लो, देखो मैं 2 साल से कर रहा हूँ, मैं 3 साल से कर रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा प्रॉफिट हो रहा है। तो उसको हमको किस तरह से समझना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिवरेज और नॉन लिवरेज, इसके हिसाब से समझना चाहिए। तो लिवरेज में भी दो प्रकार और मैं बताऊंगा। एक है रेगुलेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि जो सेबी नाम की संस्था है जो सारे कैपिटल मार्केट्स को कंट्रोल करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनको कंट्रोल करती है, इनके प्रोसीजर्स को कंट्रोल करती है, उसको सेबी कहते हैं। उसके अलावा आरबीआई भी उसमें कुछ रूल्स लगाती है। इसका मतलब है कि रेगुलेशंस या रूल्स कुछ बनाए गए हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है या उनकी बनाई हुई कुछ संस्था की तरफ से है। तो उस संस्था के रेगुलेशन के अंडर कुछ ट्रेडिंग आते हैं, और कुछ ट्रेडिंग ऐसे है जो लिवरेज्ड है लेकिन
रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है। तो रेगुलेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट में लीवरेज ट्रेडिंग क्या कर सकते हैं? एक है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बहुत आपने इसका नाम सुना होगा, कुछ लोग इसमें अट्रैक्ट भी होते हैं क्योंकि इसमें परसेंटेज रिटर्न काफी अच्छे बनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 1 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए हो गया, एक दिन में, 1 घंटे में, 10 मिनट में, 1 मिनट में, वो होता है। लेकिन जिसको ये पता नहीं कि ये क्यों होता है, वो अगर इसमें आ जाए तो उसके लॉसेस होने के चांसेस 99.9% है, ठीक है। तो ये लेकिन रेगुलेटेड है। ये रेगुलेटेड क्यों है, या इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी ने ये फ्यूचर एंड ऑप्शन बनाया है हेजिंग के लिए, एक तरह से इंश्योरेंस के लिए। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हमारे स्टॉक्स में, हमारे इंडेक्स में, हमारे यहाँ के फंड्स में, उनको अगर इंश्योरेंस खरीदना हो तो वो अपने स्टॉक्स लेके इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं जा सकते, उनको इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की तरफ से। तो उनको ये खरीदने के लिए जो फीचर लगता है उसको फीचर एंड ऑप्शन कहते हैं, और उसको हमने एक गैम्बलिंग का टूल बना दिया है बहुत सारे ट्रेडर्स ने। वो हमको नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये लीवरेज्ड है, ठीक है। लीवरेज का मतलब, और एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि इंश्योरेंस का नाम सुन के शायद आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। आप में से किसी ने टर्म इंश्योरेंस खरीदा है? आपका रिस्क कवर कितना था उसमें? 50 लाखाचा। 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस आपने किया था, ओके। और हाँ। आपने इंश्योरेंस में इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा था आपका? 850 रुपीज पर मंथ। पर मंथ 850 रुपीज, ठीक है। तो 50 लाख और 850, इसकी तुलना हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, राइट। बहुत बड़ा डिफरेंस है। या महीने का 1,000 रुपये भी मान लो आप, या साल का 12,000 रुपये भी अगर मान लो आप, 10-12 हजार एक साल का अगर आप भरते हो और आपको मिल रहा है 50 लाख, तो ये एक तरह से लीवरेज है, ठीक है। लीवरेज मतलब, लीवर का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में हमने बचपन में सीखा था कि छोटे से एफर्ट से बड़ी चीज को उठाना, ओके। एक लीवर होता है, बीच में कोई फलक्रम होता है, यहाँ पे आप कम लोड डालोगे, उधर से आपको ज्यादा चीज उठाने को या ज्यादा बड़ा वजन उठाने की फैसिलिटी मिलती है, उसको लीवर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी टर्म इंश्योरेंस भी एक प्रकार से आप लीवरेज यूज कर रहे हो कि आप छोटी अमाउंट देके आप बड़ा रिस्क कवर करते हो, क्योंकि काफी सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर आपका रिस्क कवर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर एंड ऑप्शन भी एक इंश्योरेंस का प्रकार है। जिसको इंश्योरेंस की तरह यूज करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस तरह से यूज करने वाले सिर्फ इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। और बाकी जिनके पास इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं है, सिर्फ कैश है, वो अगर आते हैं तो उस इंश्योरेंस को ना समझते हुए, इंश्योरेंस की जो कॉम्प्लेक्सिटीज उसको ना समझते हुए उसमें वो करते हैं, ठीक है। दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शन के अलावा एक है इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग। अब इंट्राडे स्टॉक की तरह ही है, लेकिन इसमें फैसिलिटी ये दी जाती है कि डिलीवरी नहीं लेनी है। अगर मुझको डिलीवरी का क्या मतलब है? अगर आज मैंने टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीद लिया, तो मैंने आज ऑर्डर एग्जीक्यूट किया कि मैं किसी से खरीद रहा हूँ। किससे खरीद सकता हूँ मैं? उस इंसान से या उस पार्टी से जो बेचना चाहती है। तो ये मैंने खरीदने की ऑर्डर एग्जीक्यूट की, किसी और ने सेलिंग की ऑर्डर एग्जीक्यूट की एक ही प्राइस पे, तो हमारा वो ट्रेड हो गया। लेकिन टाटा मोटर्स का स्टॉक एक्चुअली मेरे डीमैट अकाउंट में उस दिन शाम को आता है और अगले दिन ही मुझको अपने डीमैट के होल्डिंग्स में दिखता है, ठीक है। इसको कहते हैं डिलीवरी। डिलीवरी शाम को होती है। लेकिन अगर बिना डिलीवरी लिए मैं स्टॉक को ट्रेड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स को मैंने सुबह खरीद लिया, या रिलायंस को मान लो खरीद लिया सुबह 1,500 रुपए में और दोपहर को मैंने 1,520 में बेच दिया, तो इसको कहते हैं इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग। इंट्राडे क्यों अलग है? क्योंकि इसमें डिलीवरी का कोई संबंध नहीं है, किसी और से मेरे अकाउंट में या मेरे गोडाउन में डिलीवरी जो उस माल की नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए वो इंट्राडे कहा जाता है। और क्योंकि डिलीवरी लेनी नहीं है, इसके लिए पूरा पैसा क्यों देना? इसके लिए एनएससी और बीएससी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमको लीवरेज देते हैं। तो लीवरेज पुराने जमाने में 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना दिया जाता था इंट्राडे के लिए। और ये जो लीवरेज है ये ब्रोकर के ऊपर निर्भर करता था कि ब्रोकर कितना रिस्क लेना चाहता है। लेकिन अब सेबी ने ये सारे ब्रोकर्स की तरफ 5x लीवरेज पे लॉक कर दिया है। मतलब कि आप 100 रुपया लेके आओगे तो 500 रुपए तक का आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन लॉस प्रॉफिट आपको 500 के लेवल से होगा। एंड ऑफ डे आपके 100 रुपए ही आपके पास रहेंगे। अगर आपने कोई प्रॉफिट लॉस नहीं किया तो आपको 100 रुपए ही मिलेंगे। अगर आपने 5 स्टॉक्स खरीदे 100 रुपए वाले, तो 500 रुपए के आपने स्टॉक्स खरीदे और वो स्टॉक मान लो 10% ऊपर गया, तो 500 के 550 हो जाएंगे। एंड ऑफ द डे आपके 100 के 150 हो जाएंगे, क्योंकि बाकी के तो आपने बोरो किए थे, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज हाई हो सकता है। अगर 10% ग्रोथ होती है, 10% तो एक दिन में कोई स्टॉक जाता नहीं है, मान लो 1 या 2% जाता है, लेकिन आपको 1 या 2% की तुलना में उसका 5 गुना प्रॉफिट हो सकता है, मतलब कि 5 या 10% प्रॉफिट हो सकता है। तो उस लालच में या उस अट्रैक्शन में इंट्राडे स्टॉक्स पे ट्रेड करने की लोगों की इच्छा होती है, मनीषा होती है। दूसरा, इंट्राडे में और एक फैसिलिटी दी जाती है, वो उसको कहते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग माने आप सुबह खरीद के शाम को बेचने की बजाय सुबह बेच के शाम को खरीद सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस नीचे जा रहा है तो 1,500 में मैं सेल कर देता हूँ सुबह,
जबकि मेरे गोडाउन में है ही नहीं, फिर भी मैं सेल कर पाता हूँ, और सेल करके मैं 1500 पे सेल करके दोपहर को मैं 1480 में खरीद लूंगा। तो ये दोनों भी रेगुलेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट है। एनएससी के आपके जो जेन्युइन ट्रेडिंग एप्स है, जैसे जीरोधा है, अब स्टॉक्स है, या मान लो शेर खान है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, एसबीआई का आपका ट्रेडिंग ऐप है, उन सारे ऐप्स पे आप ये चीज कर सकते हो। रेगुलेटेड है लेकिन लिवरेज्ड है, मतलब कि आप कम पैसे लगा के बड़ा ट्रेड करते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा है कमोडिटी, आपने सुना होगा सिल्वर के फ्यूचर्स, गोल्ड के फ्यूचर्स, जिंक के फ्यूचर्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनके जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है वो ट्रेड होते हैं। एक अलग एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या एमसीएक्स कहा जाता है उसको। एनएससी और बीएससी पे नहीं होता है। एनएससी के भी सिल्वर कमोडिटी के फ्यूचर्स है, लेकिन उसमें इतना वॉल्यूम नहीं है, वहां पे ज्यादा ट्रेडिंग होती नहीं है। वहां पर मेजोरिटी निफ्टी के या स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, और कमोडिटी के लिए स्पेशली एक अलग एक्सचेंज है जिसको एमसीएक्स बोलते हैं। तो वहां पर भी कमोडिटी के सिल्वर के ट्रेड्स होते हैं या नेचुरल गैस के ट्रेड्स होते हैं। मैं इफ आई हैव an account open I can show you. Okay, so there are some future and option trades going on. यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्रूड ऑयल का कॉल है, क्रूड ऑयल का पुट है। So these are the kind of trades. ये obviously future and options BSE के हैं। ये जो है नेचुरल गैस, दिस इज अ कमोडिटी। ओके, नेचुरल गैस, दिस इज बैंक निफ्टी, दिस इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और स्विंग ट्रेडिंग की जब मैं बात करूंगा तो ये जो पोर्टफोलियो मैं आपको वो दिखाऊंगा बाद में। लेट अस रीच देयर। तो सिल्वर, गोल्ड, जिंक, इनकी ट्रेडिंग होती है, इनके फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। एक्चुअली इसमें भी डिलीवरी नहीं आती, आपके घर में सिल्वर गोल्ड का डिलीवरी नहीं आता है, आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर ही ट्रेडिंग किया जाता है। अब ये तो हो गया रेगुलेटेड, हम समझते हैं कि चलो ये भी ठीक है, सेफ है। अब अनरेगुलेटेड का बहुत बड़ा लिस्ट है। तो क्रिप्टो F&O, जिसके कुछ एप्स का एग्जांपल मैं दूंगा, delta.exchange। सुनील जी वेलकम, बोलिए आपका कुछ डाउट है? हाँ, मेरा क्वेश्चन था, जो हम लोग को मार्जिन मिलता है, आपने बोला 5x ऑन स्टॉक्स, तो मार्जिन और लेवरेज सेम हो गया। फॉर ऑप्शंस वी गेट लेवरेज, फॉर स्टॉक्स वी गेट मार्जिन। लेकिन जब ऑप्शन हम स्टॉक्स में करते हैं बाइंग या सेलिंग, तो हमको 5x का लेवरेज मार्जिन मिल जाता है। बट जहाँ पे हम ऑप्शन में बाइंग करते हैं तो लेवरेज मिलता है, बट सेलिंग पे नहीं मिलता। सेलिंग पे लेवरेज एक्चुअली मिलता है, बिकॉज जब आप ऑप्शन सेल करते हो, ओके, अब ऑप्शन के बारे में ज्यादा यहाँ नॉलेजेबल लोग नहीं होंगे, बट एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। जब आप निफ्टी का ऑप्शन सेल करते हो तो निफ्टी की आज वैल्यू है 25,000, उनका लॉट साइज है 75, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 75 कितना होता है? तकरीबन 18 लाख के आसपास हो गया। ठीक है, तो आपको 18 लाख का आप ट्रेड कर रहे हो अगर आप सेल कर रहे हो तो, लेकिन सेल करने में आपको मार्जिन लगता है शायद 1.5 लाख, राइट? हाँ, 2 लाख अभी। हाँ हाँ हाँ, तो वो 18 लाख की प्रॉपर्टी है ना जो ट्रेड कर रहे हो, तो 1.5 लाख में कर रहे हो तो लीवरेज हो गया ना। नहीं, बट जब हम लोग बाय करते तो फिर तो बहुत छोटा अमाउंट लगता है ना। इससे अगर मैं 200 बाय करते तो बहुत ही बड़ा लीवरेज मिल जाता है। इतना बड़ा लीवरेज लेते हैं तभी तो उसमें प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, ठीक है। जो आप सेल करते हो ऑप्शन 1.5 लाख में, उसको खरीदने में किसी और को शायद बस 2,000 ही रुपए लगते होंगे। करेक्ट, हाँ। तो वो 2,000 रुपए में 18 लाख रुपए का ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तभी तो उसमें जीतने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस तरह लॉटरी का टिकट होता है ना कि 10 करोड़ का लॉटरी का टिकट है, 10 रुपए में खरीद लो, तो जीतने की संभावना ऑब्वियसली बहुत कम है। अंडरस्टूड। ओके, तो लीवरेज तो है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ओके, तो क्रिप्टो F&O, अब इसमें ये सारे अनरेगुलेटेड प्रकार है, मतलब कि सेबी के अंतर नहीं आते हैं। अगर क्रिप्टो F&O में डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन DCX, वजीरेक्स, बिनांस, ये ऐप्स है, और भी बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट हजारों ऐप्स है। इनमें अगर आप ट्रेड करते हो तो इनमें भी मोस्टली फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग की जाती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के आपके कुछ ऐप्स है, जैसे कुछ बॉट ब्रो, MT4, MT3, MT2, ये आजकल मैंने नाम सुने हैं लोगों को, उनके एजेंट्स मिलते हैं, बोलते हैं आप इतना इतना इन्वेस्ट कर लो, $200, $300, $400, और आपको रेगुलरली हमारा बॉट आपके लिए ट्रेडिंग करेगा, हमारा एल्गो आपके लिए ट्रेडिंग करेगा, और आपको रेगुलरली इतना इतना इनकम मिलेगा। ठीक है, कमोडिटी के भी कुछ एप्स है जो कि MCX की नहीं है, जो ग्लोबल कमोडिटीज जिसमें ट्रेड होती है, सिल्वर के फ्यूचर्स या गोल्ड के फ्यूचर्स, इनको CFD एप्स भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल रिसेंटली जो मेरे सामने आया था वो मिंट CFD है। ठीक है, और बाइनरी ऑप्शंस के कुछ एप्स है। बाइनरी ऑप्शंस के नाम आपने OctaFX, बाइनोमो, ओलिम्प, IQ सुना होगा। इसमें 70-80% तक रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप जीते तो। बाइनरी का मतलब है आप बताइए अगले 5 मिनट में ये जो सिल्वर का प्राइस है ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आप बताओ। अगर आपने बोला ऊपर जाएगा और आप सही रहे तो 5 मिनट के अंदर आपको 70% आपके पैसे जो है 70% रिटर्न उसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आप गलत हो तो आपको जो भी आपने बेट किया है वो पैसा पूरा
जीरो हो जाएगा। तो 0% ऑन लूजिंग, 70-80% ऑन विनिंग। ओके, इसमें क्या ट्रिक है, ये कसिनो की तरह चलते हैं। कसिनो में कभी भी कसिनो नहीं हारता, उसमें खेलने के लिए जो आने वाले गैम्बलर्स हैं वही अगर पूरा हिसाब लगाए तो वही हारते हैं। तो इसमें अगर आपने 10 ट्रेड्स किए और 5 बार आपको 70% रिटर्न मिल गया और 5 बार आप 0 पैसे लेके गए, तो अंत में लॉस आपका ही होगा, इन एप्स का कभी भी नहीं होगा। ये समझने वाली बात है, ये बड़ी स्टेटिस्टिकल बात है, लेकिन इसको अगर समझेंगे तो इसके फंदे में आप पढ़ने नहीं चाहिए, इसके अंदर आप नहीं फंसने चाहिए। अब नॉन लिवरेज में आते हैं, जो कि कम रिस्क है। नॉन लिवरेज क्या होता है? जो कि कैश से आप करते हो, मतलब जितना आपके पास पैसा है बस उतने से ही आप ट्रेडिंग करोगे, किसी और का पैसा आप नहीं लोगे किसी भी सिस्टम के थ्रू। ओके, लोन लेके या तो लिवरेज लेके या तो मार्जिन लेके आप नहीं ट्रेड करोगे। तो नॉन लिवरेज में रेगुलेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट है, हम कहते हैं उसको स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। ओके, मतलब कि आपने एक स्टॉक लिया, जितना आपके पास पैसा था उतना लिया, आपने कुछ एक कैलकुलेशंस करके लिया और आपने 4 दिन बाद, 4 हफ्ते बाद या 4 महीने बाद अपने अपने टारगेट पे उसको बेच दिया। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग इन ईटीएफ भी कर सकते हैं। तो स्टॉक्स का एक ग्रुप बना के फंड भी बनाए जाते हैं एक्सचेंज की तरफ से, जिनको म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन वो दिन भर अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे उसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए म्यूचुअल फंड से थोड़े अलग है, इसलिए उनका नाम होता है ईटीएफ, उसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसमें अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो और भी कम रिस्क है। जो भी अभी मेरे ग्रुप में मेरे साथ कर रहे हैं उनको शायद सिल्वर 20 का पता होगा, ऑटो 20 का पता होगा। आई कम टू अगेन माई स्क्रीनशॉट। अगर ये मेरा ट्रेडिंग आपको दिख रहा है तो ये जो है ऑटो 20 है, ये एक ईटीएफ है। इसके अंदर कुछ 15-20 ऑटोमोबाइल कंपनीज का कॉम्बिनेशन है जो मैंने खरीदा है। मैं कोई एक टाटा मोटर्स पे या मारुति पे मैं बेट नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटली ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बेट कर रहा हूँ या बाय करके उसमें प्रॉफिट लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ। ये जो है बैंक बीज है, इसमें 12 या 13 बैंक्स का कॉम्बिनेशन है, ये बैंक निफ्टी की तरह। तो बैंक बीज अगर मैं खरीदता हूँ तो मैं सारे बैंक्स का कॉम्बिनेशन खरीद रहा हूँ, मेरा रिस्क कम हो जाता है। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा कम हो सकता है लेकिन रिस्क भी कम होता है। ऑब्वियसली आप जब रिस्क कम करते हो तो प्रॉफिट कम हो सकता है। कंज्यूम बीज, ये भी एक ईटीएफ है जो कि कंज्यूमर कंपनीज है, मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, इनका कॉम्बिनेशन है। हेल्थ आई ईटीएफ, ये हेल्थ सेक्टर की कंपनीज है, मान लो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय, ये जो कंपनीज है। ओके, लेकिन ये एम्फेसिस जो है ये इंडिविजुअल स्टॉक है। ठीक है, ये इंडिविजुअल आईटी कंपनी का स्टॉक है। ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड या आरईसी, ये एक स्टॉक है। यूनिमोडा, ये एक स्टॉक है। ठीक है, तो स्टॉक्स और ईटीएफ, ये दोनों ही प्रकार के ट्रेडिंग आपके जो है रेगुलेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट है, नॉन लिवरेज्ड है। जितना आपके पास पैसा है उतना ही आप ट्रेड करते हो। अब अनरेगुलेटेड में क्रिप्टोज आते हैं फुल कैश देके, जैसे बिनांस में आप जाओगे, आपने कहा कि मैं एक $100 का बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ और बिटकॉइन में $100 लेके $100 का ही खरीदूंगा, ना उससे ज्यादा ना कम। तो वहां पे आप लिवरेज नहीं यूज कर रहे हो, आप बिटकॉइन लेके होल्ड करने वाले हो, या इथेरियम का जो कॉइन है वो लेके होल्ड करने वाले हो। तो ये भी लिवरेज तो नहीं है एक तरह से, लेकिन अनरेगुलेटेड है। क्यों? जैसे ही आपका पैसा आईएनआर, इंडियन नेशनल रूपी की करेंसी से निकल के बाहर जा रहा है, वो यूएसडी में जाता है, यूएसडीटी में जा सकता है, बिटकॉइन में जा सकता है। जैसे वो बाहर गया, इंडियन गवर्नमेंट का रेगुलेशन वहां पे कट हो गया, वहां पे खत्म हो गया। आप किसी भी प्रकार की कंप्लेंट या कहते हैं ना गुहार लेके जाएंगे किसी के पास, किसी इंडियन गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट की किसी संस्था के पास आपकी कंप्लेंट लेके आप जा नहीं सकते हो। तो ये सारे ऐप्स को समझने का एक सिंपल ट्रिक ये भी है कि अगर आपको कहा जाता है कि आप $100 खरीदो, $200 खरीदो आपके पैसे देके, तो आपका रुपी खत्म होकर जहां भी डॉलर आपको दिख रहा है वहां पे आप समझ लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट आपको हेल्प करने नहीं आ सकती। करना है ठीक है, अट्रैक्टिव लग रहा है ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिटर्न मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपका रिस्क है, आपका लॉस है। यूएस मार्केट के कुछ ईटीएफ्स हमारे मार्केट में हम खरीद सकते हैं, उसके लिए कुछ एप्स है। मैंने फिजिकली खुद ये किया नहीं है, लेकिन कुछ एप्स है जो हमको यहाँ बैठकर यूएस मार्केट के स्टॉक्स या ईटीएफ्स खरीदने की परमिशन देते हैं, लेकिन वहां पर भी हमको पहले डॉलर खरीदने पड़ते हैं। तो वहां पर भी क्या हो गया, एक तरह से अनरेगुलेटेड हो गया। अलाउड है बट नॉट रेगुलेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट्स। अब पोटेंशियल और रिस्क की बात करें तो लिवरेज में रिटर्न का पोटेंशियल हो सकता है आप 100% प्रॉफिट कमाए, 200, 300, 400, 500% तक भी कमाए, मतलब आपका 1 लाख रुपया साल के अंत तक 5 लाख रुपया भी हो सकता है। लेकिन चांसेस ऑफ लूजिंग कैपिटल भी 95% से ज्यादा है। ठीक है, कभी कभी 99% है कि आप इसमें जीतोगे, इसका चांस बहुत बहुत कम है, जीतोगे तो बहुत बड़ा कुछ होगा।
तो इसमें आपको अगर करना ही है बेट तो कितने पैसे आपके अपने उसमें दांव पे लगाने चाहिए, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। अगर आपके पास 100 रुपए है तो 1 ही रुपया दांव पे लगाइए, क्योंकि अगर वो हो गया कुछ तो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो वो पूरा चला जाएगा। ठीक है, और उसमें भी बिना स्किल के आप नहीं जा सकते। अगर आपके पास कोई स्किल है जो आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा है तो फिर भी कुछ चांसेस है, लेकिन अगर आप बिना सीखे या न्यू है तो इसमें बिल्कुल भी ना जाए। ओके, अब स्विंग ट्रेडिंग में रिटर्न पोटेंशियल मैं कहता हूँ 30 से 50% तक हो सकता है साल का। और चांसेस ऑफ लूजिंग है क्या, नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं। कोई भी बिजनेस है वो रिस्क पे ही चलता है, लेकिन इसमें अगर आप 1 साल तक प्रैक्टिस करें, मैं जो मेथड बता रहा हूँ उस मेथड को लेकर प्रैक्टिस करें, तो 5 से 10% कैपिटल चांसेस है कि लूज हो जाए। वो भी क्यों होता है, बिकॉज मार्केट विल ऑलवेज बी अप एंड डाउन। ओके, रशिया यूक्रेन वॉर चलता है, पाकिस्तान का वॉर चलता है, या कुछ ईरान इराक का वॉर चलेगा, या ट्रम्प का कुछ चेंजेस होगा। ये पूरी इकोनॉमी जो है डायनेमिक है, पहले से ज्यादा डायनेमिक हो चुकी है, उससे और डायनेमिक होने वाली है। ठीक है, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ सुपर पावर। इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में लगा है, चाइना भी सुपर पावर बनने की रेस में लगा है, और यूएस सुपर पावर का जो अपना स्थान है वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है। तो ये जो चलता रहेगा अगले 50-100 साल तक भी चलता रहेगा, और हमको इसी के अंदर रहना है, इसी को देख के, इसी को सीख के, इसी को मैनेज करके अगर करना है तो ट्रेडिंग करना है। इसलिए बिल्कुल भी लॉस होगा नहीं ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लॉस बहुत बड़ा नहीं होगा, और प्रॉफिट होगा तो डिसेंट होगा, 30, 40, 50% प्रॉफिट हो सकता है, जो कि म्यूचुअल फंड की तुलना में दुगना हो सकता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप जाएंगे तो आपको एफडी से दुगना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, और म्यूचुअल फंड मैनेजर अपना खुद मैनेजर बनने की आप अगर प्लान करते हो स्विंग ट्रेडिंग सीख के, तो आपको उससे भी दुगना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो कि 30% होता है। वो अगर अच्छा टाइम रहा तो 40-50% तक भी जा सकता है। लेकिन इज इट इजी, मैं कहूंगा नहीं। ओके, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, और बिजनेस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई भी बिना रिस्क के शुरू नहीं होता। ओके, अब इस पॉइंट पे मैं थोड़ा फिर से जस्ट वुड लाइक टू शो स्विंग ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। मैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये आपका एक तरह से ये आपका गोडाउन में स्टॉक है या दुकान में आपका स्टॉक है, आप इसको खरीदते हो सही टाइम पे, बेचते हो सही टाइम पे, आपके हिसाब से जो सही टाइम है वहां पे आप खरीद बेच करते हो और उसमें से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो। सो दैट इज व्हाट वी डू इन स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मैं क्विकली कंपेयर करूंगा। अगर आप ये ब्रिटानिया के स्टॉक का चार्ट देखो, इसको मैंने 2020 से लेकर 2025 तक आपके सामने दिखाया है। यहाँ पर लेफ्ट में आपको प्राइस दिख रही होगी तकरीबन 3000, यहाँ पर तकरीबन 6-6.5 आपको प्राइस दिख रही है। ये स्टॉक म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके लिए खरीदता है। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो जिसमें कंज्यूमर सेक्टर के अंदर ब्रिटानिया का स्टॉक किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर ने खरीद लिया है और उसने 4 साल तक उसको होल्ड किया है, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट हुआ है। 3100 से लेके 6500 तक इसकी प्राइस चली गई है। 4 साल में ये डबल हो गया। ये डिसेंट रिटर्न है। 4 साल में डबल का मतलब होता है तकरीबन 20% हर साल उसने आपको रिटर्न दिया है। लेकिन आपका म्यूचुअल फंड 20% नहीं देता, क्योंकि उसी म्यूचुअल फंड में और भी 30, 40, 50 स्टॉक्स होते हैं जो कि इतना रिटर्न नहीं दिए होंगे, वो थोड़ा कम रिटर्न देंगे, तो उसका मिला जुला इफेक्ट आपको मिलेगा 12% का रिटर्न। तो हम इसी स्टॉक को लेके अगर स्विंग ट्रेडिंग करें तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर खरीद के यहाँ पर बेच देते हैं, 20% का रिटर्न हम ले लेते हैं। फिर से हम इसको यहाँ पर खरीदने की प्लान करते हैं और यहाँ पर बेचने की प्लान करते हैं, और उसमें अलग से 20% हमको मिलता है। अगर ये इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना रिटर्न कमाया है, मान लीजिए 22-25% ही कमाया है, लेकिन हमने 20-20 लेके 2 बार 40% कमा लिया। फिर से हम इसमें थर्ड टाइम एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ तक हम उसका 30% रिटर्न ले सकते हैं। ओके, इस तरह से अलग अलग टाइम पे फिर से मैं इसमें एंटर करके 100 की बजाय तकरीबन 130% रिटर्न मैंने इसमें बना लिया। ओके, ये एग्जांपल हो सकता है कि स्विंग ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मेहनत है, तो एक्स्ट्रा पैसा मिलने के लिए हमको मेहनत कर रहे हैं। ये जब कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है वो एक लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। लॉन्ग टर्म में वो ऊपर जाएगा, और शॉर्ट टर्म में जो उसके अप्स एंड डाउन है उसको पकड़ के हम अगर ट्रेडिंग करें तो उसको कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग का मतलब है झूला। झूला जैसे ऊपर नीचे जाता है, और उसको हमको सही टाइम पे पकड़ के अगर झूला झूलना है तो स्विंग ट्रेडिंग से हमको इन्वेस्टिंग की तुलना में थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमको लीवरेज ट्रेडिंग में जाना पड़ेगा। हम नॉन लीवरेज सेफ वाला स्विंग ट्रेडिंग वो करना चाहते हैं। लीवरेज वाला मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ तो आपने देख लिया, मैं करता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता, क्योंकि वो करने के लिए आपको काफी सालों का स्विंग ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। इंट्राडे स्टॉक्स भी मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, किसी को बोलता हूँ कि नहीं करना चाहिए। जब आप स्विंग ट्रेड सीख जाओगे, ये आप एक मेथड से करोगे तो आपको वो मेथड अप्लाई करना आ जाएगा इंट्राडे में, या मान लीजिए लीवरेज वाले ट्रेडिंग्स में। लेकिन जब तक आप इसको मास्टर नहीं कर लेते, तब तक किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग में जाना आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है।
दूसरी बात स्विंग में है, आप ये कह सकते हो कि 100% की तुलना में आपको 130 मिला, तो ऐसा क्या बड़ा मिला 4 साल में, 30% ही ज्यादा मिला। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं एक बार होल्ड करके फिर एक बार पूछना चाहूंगा, कोई सवाल है अब तक के जो कवर हुआ टॉपिक, लिवरेज नॉन लिवरेज, इसके बारे में कोई है जिसको कुछ पूछना है? सर तो हाँ बोला। ऐका ना, स्विंग मध्ये आपण सारखं बाय सेल करतो ना, म्हणजे पैसा तोडतो आपण, मग ते चार्जेस सारखे आपल्याला भरायला लागत असतील ना? यस, चार्जेस भी लगता है और आपको शॉर्ट टर्म टैक्स भी लगेगा। शॉर्ट टर्म जो गेन होता है, ठीक है, अगर आपने ये 4 साल होल्ड किया ब्रिटानिया, तो 4 साल के बाद जब बेचोगे तो उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म गेन, और उसमें टैक्स बचाने के लिए कुछ आपको एक फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। 1 साल में 1.25 लाख तक का प्रॉफिट आप ले जा सकते हो टैक्स फ्री आपके घर। उसके ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ तो ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वो भी 12.5 भरना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप जीतते हो तो आपको टैक्स बचत का कोई चांस नहीं है। जो भी आपका प्रॉफिट है उसका 20% आपको टैक्स के तौर पर देना है। उसके अलावा जो आपने कहा ब्रोकरेज कॉस्ट्स जो है वो सब जाएंगे, कि ऑब्वियसली वो जाएंगे। तो बिजनेस की जब बात आती है तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंसिडर करके, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कोर्स का नाम क्या है, स्विंग ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। तो जो जो चीज बिजनेस में सीखना जरूरी है वो हम सीखेंगे, और फिर उस बिजनेस को एज अ बिजनेस ट्रीट करके सारी चीजें करेंगे। रिटर्न रेट भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रिटर्न रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फिर पैसा गया या आया यही नहीं समझेगा, तो फिर हम ये कर ही क्यों रहे, राइट। बट वेरी गुड क्वेश्चन। ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट सॉरी एंट्री एग्जिट कॉस्ट भी ज्यादा लगेंगे और इनकम टैक्स भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये 30% मैंने एक्स्ट्रा बनाया यहाँ पर। इसका दूसरा पार्ट ये है कि यहाँ पर मेरा पैसा आइडल था, अगर आप देखेंगे ब्रिटानिया के स्टॉक में नहीं है। तो इस पॉइंट पे जब ब्रिटानिया नीचे जा रहा है, या यहाँ पर जब ब्रिटानिया नीचे जा रहा है, तो हो सकता है कोई और स्टॉक ऊपर जा रहा है, यही पैसा वहां पर यूटिलाइज होता है और वो ऊपर की दिशा में ले जाता है। स्विंग का मतलब ये भी है कि मैं इस झूले से उस झूले पर जाऊं। ओके, विच स्टॉक्स टू स्विंग, इससे पहले मैं आपको थोड़ा रिटर्न्स भी बताना चाहूंगा। मैंने कहा आपसे कि मैं 40% तक रिटर्न टारगेट करता हूं। ओके, सो इफ यू वांट टू सी, आई हैव माय आई हैव 2 ट्रेडिंग अकाउंट्स। मैं अपनी ट्रेडिंग अपने अकाउंट में भी करता हूँ और अपनी वाइफ के अकाउंट में भी करता हूँ। और आजकल अगर आपको पता है तो देयर आर ब्रोकर टर्मिनल पे एक वेरीफाइड पीएनएल नाम का चीज होता है। इसका मतलब है कि आपको उस ब्रोकर की तरफ से एक लिंक मिलता है, जो आपका प्रॉफिट क्या है ये औरों को देखने के लिए आपको ये लिंक शेयर कर सकते हो आप। ओके, सो दिस इज माय वेरीफाइड पीएनएल लिंक फॉर वन ऑफ द अकाउंट्स। ओके, लेकिन इस पर भी आप भरोसा कितना करो, मैं आपको बताऊंगा कितना करना चाहिए, क्या क्यों। ओके, दिस इज माय बिगर अकाउंट, माय वाइफ्स अकाउंट। ओके, और ये जो लिंक है आप भी देख सकते हैं, इसमें हमेशा आपको रनिंग 90 डेज का प्रॉफिट एंड लॉस दिखता रहेगा, ठीक है। सो ग्रॉस रियलाइज्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सारे इसमें दिखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही दिखेगा। अब ये ETF है, बड़ा क्वांटिटी, इसके लिए आपको प्रॉफिट बड़ा दिख रहा होगा। बट अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग्स में बताऊं, मैफैंग, दिस इज USA ETF, ऑथम इन्वेस्टमेंट, बजाज होल्डिंग, ये स्टॉक्स आपको दिखेंगे। BFSI अगेन ETF है, इंडसइंड बैंक, ये हांगकांग का टेक्नोलॉजी का ETF है, ये भी हम खरीद सकते हैं। IAX ये स्टॉक है, श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, नेशनल एल्यूमिनियम, एक्सो इंडिया, मुथूट फाइनेंस, ये सारे आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट्स तकरीबन 3.5L के प्रॉफिट्स हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट्स अगर आप बात करें तो मान लीजिए कुछ आई थिंक वुड बी लाइक 30-40 लाख के आसपास। एंड लॉसेस भी है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट्स नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट्स है, लॉसेस भी होते हैं। लेकिन प्रॉफिट्स को बड़ा रखना है और लॉसेस को कम रखना है, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है स्विंग ट्रेडिंग में। वही हमारे कोर्स में हम कवर करते हैं, हाउ टू मैनेज दैट स्मॉलर लॉसेस बिगर प्रॉफिट्स। ओके, अब ये तो बड़ा अकाउंट है, उसको देख के अगर आप थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि नहीं ये तो बड़े अकाउंट में ही हो सकता है, लेट मी शो यू स्मॉलर अकाउंट व्हिच इज माय अकाउंट। ओके, ये स्मॉलर अकाउंट है, इसमें इसका मैं एक्सेल भी डाउनलोड किया हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो इसमें देयर इज ओनली एक ट्रेडिंग कैपिटल कुछ 2.5 लाख का है, और बाकी होल्डिंग कैपिटल है जो ETF वगैरह होल्डिंग में है, और ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 2-2.5 लाख कैपिटल यूज हुआ है। इसमें आप देखेंगे 90,000, दिस इज अगेन गोल्ड, तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म मान लेंगे, इसको छोड़ देंगे। दिस इज नैस्डैक 100, ये US का टेक्नोलॉजी का ETF है। सिल्वर बीज, ये स्टॉक ग्रुप पे हमने काफी बार डिस्कस किया है। BFSI वेक्टर फूड, ये रिसेंट ट्रेड था, ये भी हमारे ग्रुप पे डिस्कस हो चुका है। इंडिगो,
एम्फोसिस अब देखेंगे 2, 2.5, 3,000, 4 के आसपास के प्रॉफिट्स है और लॉसेस भी है। लॉसेस बजाज फाइनेंस में 300 रुपीज शॉर्ट कर देते हैं। GIC ये 2 बार ट्रेड ले चुका है, हम लोग 2 बार लॉस हुआ है, अब थर्ड टाइम मैं सोच रहा हूँ इसको नहीं लेना है। सो यू कैन अवॉइड द स्टॉक विच इज नॉट पर्टिकुलरली वर्किंग विद यू। नारायण हृदयालय, CG पावर, ये भी लॉसेस है। कुल मिला के फिर भी कुछ 48 के प्रॉफिट है इसमें। ओके, तो इसका डिटेल में लिंक आपको चाहिए तो शेयर कर सकता हूँ। ये हर रोज अपडेट होगा, लास्ट 90 डेज का स्थिति दिखाएगा आपको। ठीक है, नाउ मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि इस पे भरोसा करेंगे आप, या जो भी आपको डिस्क्लोज करेगा ये मेरा P&L अकाउंट है उस पर भरोसा करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास 6 डीमैट अकाउंट्स हैं। ठीक है, और मैंने आपको सिर्फ एक दिखाया मेरा, एक दिखाया वाइफ का। ठीक है, तो आपको जो भी P&L दिखाता है सिर्फ उस पर भरोसा मत करिए। जो डिस्कशन मेरे साथ हो रही है, जो मेथड्स मैं बता रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। व्हाई आई एम सेइंग ये ऐसा होता है, ओके, उसको समझने की कोशिश करिए। कौन से स्टॉक्स में स्विंग करके 30-40% रिटर्न बनाया जा सकता है। लार्ज कैप में नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि लार्ज कैप जो है वो निफ्टी की जैसा बिहेव करता है। और लार्ज कैप क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। बट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 3 प्रकार के स्टॉक्स होते हैं। और ज्यादा प्रॉफिट आप जिसमें कमा सकते हो, स्मॉल कैप में ऑब्वियसली ज्यादा प्रॉफिट होता है लेकिन रिस्क ज्यादा होता है। लार्ज कैप में आप प्रॉफिट कम कमा सकते हो क्योंकि वो स्टॉक स्लो चलते हैं, लेकिन उसमें आपको रिस्क बहुत कम होता है। इसलिए प्रिडोमिनेंटली मैं सजेस्ट करता हूँ हमको मिड कैप्स को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, और स्मॉल कैप्स को हम थोड़ा एक्सपोजर दे सकते हैं अगर हम समझ पाए क्यों ये रिस्क मैनेज करना जरूरी है, तो थोड़ा सा हम स्मॉल कैप में जा सकते हैं। लार्ज कैप को हम तब प्रेफरेंस देंगे जब मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बेरिश है, मार्केट गिर रहा है, पता नहीं चल रहा है, ग्लोबल वोलेटिलिटी आ रही है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तब हम ज्यादातर लार्ज कैप्स को चूज कर सकते हैं। और नए ट्रेडर्स है वो तो इन सबको छोड़ के ETFs को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि ETFs में आप एक टाइम पे मल्टीपल स्टॉक्स के साथ ट्रेड करते हो, तो ETF से शुरू भी कर सकते हैं नए ट्रेडर्स जो रिस्क अवर्स है, उनके लिए ये भी ऑप्शन है। ओके, एट दिस पॉइंट जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन आल्सो अबाउट माई सेल्फ। BFFmoney.in इस वेबसाइट का मैं फाउंडर हूँ, ट्रेडर और इन्वेस्टर रह चुका हूँ 10 साल या अब तो 15 साल का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस मेरा हो रहा है। एजुकेशन के तौर पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया हुआ है, मार्केटिंग MBA का किया हुआ है। 1999 में मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, तब से 25 साल मैं रिसर्चर के तौर पे एक जॉब कर रहा हूँ एक बड़ी ग्लोबल मार्केट रिसर्च कंपनी में। ट्रेडिंग इज नॉट माई फुल टाइम प्रोफेशन, बिकॉज बहुत बड़ा कैपिटल जब बन जाएगा तब उतना बड़ा रिटर्न बन पाएगा जो मेरी सैलरी को रिप्लेस कर सके, तभी जाके जॉब छोड़ना चाहिए। जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करने का किसी का प्लान होगा तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। जब तक आपका कैपिटल बहुत सिग्निफिकेंटली बड़ा नहीं हो जाता जो कि आपकी सैलरी को रिप्लेस कर पाए, तब तक नहीं करना चाहिए। UiPath सर्टिफाइड ऑटोमेशन का मैं डेवलपर हूँ। इंश्योरेंस एडवाइजर की एग्जाम भी मैंने पास की है। NISM की जो एक बहुत मुश्किल एग्जाम कही जाती है डेरिवेटिव्स की, वो मैंने 91% से पास की है, बिकॉज उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस और ऑटोमेशन का मैं एक्सपर्ट हूँ। एक्सेल और गूगल शीट के काफी सारे ऑटोमेशन मैं कर सकता हूँ। और क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी का ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन मैंने लिया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का एडवाइजरी भी मैं एग्जाम पास करके कुछ लोगों को म्यूचुअल फंड्स में भी गाइड करता हूँ। आपके अगर म्यूचुअल फंड के कुछ डाउट्स है तो वो भी आप मुझको ग्रुप पे भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोग मिस कर जाते हैं वो है टैक्स हार्वेस्टिंग। 10 साल तक आप SIP करोगे तो उसका बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है टैक्सेबल हो जाता है, उसको हमको हर साल टैक्स हार्वेस्टिंग करके बचाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपको पूछना है तो अलग से आप मुझको पूछ सकते हैं, उसके ऊपर एक अलग सेशन भी मैं कभी शायद प्लान करूंगा। दिस इज माई LIC सर्टिफिकेट, दिस इज माई NISM सर्टिफिकेट फॉर द डेरिवेटिव एग्जाम 92.5% आप देख सकते हैं। ओके, अब लार्ज कैप स्टॉक मैंने जब बोला, लार्ज कैप मिड कैप बोला, तो लार्ज कैप मिड कैप का क्या मतलब है ये मैं समझा के आज का सेशन खत्म करूंगा। तब तक किसी को कुछ डाउट है अभी तक का जो कवर हुआ पॉइंट उस पर? ओके, सो आई सेड दैट मिड कैप में ही हमको करना चाहिए ज्यादातर। तो लार्ज कैप का मतलब होता है कि सबसे बड़ी कंपनियां जो है भारत की एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि उस कंपनी के कितने स्टॉक्स है, कितने टुकड़ों में उस कंपनी का बंटवारा हुआ है जो कि हम खरीदते हैं। एक स्टॉक को हम खरीदते हैं तो कंपनी का एक टुकड़ा हम खरीदते हैं जिसको शेयर कहा जाता है। तो वो कितने स्टॉक्स की संख्या है उस कंपनी की और उसका आज का प्राइस क्या चल रहा है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर को कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी आज भारत की कौन सी है, कोई बता पाएगा? रिलायंस सर। रिलायंस है, राइट, रिलायंस है। फिर सेकंड में HDFC आती है या TCS आती है। आई थिंक TCS, HDFC, रिलायंस, दीज आर द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया।
इसमें क्या होता है, अगर इसमें हम ट्रेड करने जाए तो सेफ होगा बहुत ही, ठीक है, पैसा डूबने के चांसेस बहुत ही कम है, एकदम से गिर गया स्टॉक ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा तुरंत में फास्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ के भी लिमिटेशन होता है। जितनी बड़ी इकोनॉमी उतना ग्रोथ चांसेस कम। अमेरिका की जो इकोनॉमी है, यूएस की इकोनॉमी है, सबसे बड़ी है दुनिया में, लेकिन उनका जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 1% के आसपास है, ओनली 1%। वो भी जैसे जैसे वो ट्राई टू ग्रो बाय 1%, समटाइम्स इट ऑल्सो इज लेस देन 1%। बट यू टॉक अबाउट इकोनॉमीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील, तो उनका ग्रोथ रेट है 6 to 7% एनुअलाइज्ड, हमारा जीडीपी ग्रो होता है। इसी तरह कंपनी का भी होता है, जो बहुत बड़ी होगी कंपनी, उसको थोड़ा सा ग्रो होने के लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कोई छोटी कंपनी है, उसका अगर एक स्टोर मार्केट में चल रहा है, तो हो सकता है 2-3 साल में उसके 2 या 3 स्टोर बन जाए, मतलब उसकी कंपनी की साइज दुगनी तिगुनी हो सकती है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जितना बड़ा स्टॉक उतना बड़ा वो उतना वो ट्रेडिंग के लिए लेस अट्रैक्टिव, लेकिन लेस रिस्की ऑल्सो। तो भारत में सेबी की तरफ से टॉप 100 जो कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, उनको लार्ज कैप का डेफिनेशन दिया जाता है, ठीक है। और टॉप 50 है, उनको मिला के एक इंडेक्स बनता है जिसको हम निफ्टी बोलते हैं, और 30 स्टॉक्स को मिला के हमारा सेंसेक्स बनता है। ये सारी लार्ज कैप कंपनी से बनता है, लेकिन मार्केट कैप रोज बदल सकता है। तो बीपीसीएल का आज का मार्केट कैप है तकरीबन 1.5 लाख करोड़ या 1.49 सीआर, लेकिन फरवरी 25 में इसका मार्केट कैप कम होगा। मैं आपको क्विकली आई ट्राई टू शो यू बीपीसीएल का चार्ट में दिखाता हूँ। बीपीसीएल, ओके, इसमें जो कैंडल्स है वो अगर आपको समझ में नहीं भी आए तो आप प्राइस लेवल्स को बस देखिए। आज का प्राइस है 344 और फरवरी का प्राइस था 240। तो आज की तुलना में तकरीबन दिस इज हाउ मच परसेंट लेस, आई थिंक शुड बी 30%। यहाँ पर यू कैन यूज अ टूल फॉर प्राइस रेंज, यहाँ से लेके 31%, अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 30%। तो आज का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 1.5 लाख करोड़ है और उसके 30% नीचे था फरवरी में, मतलब फरवरी में बीपीसीएल का जो मार्केट कैप है वो 1,05,000 करोड़ के आसपास था, ठीक है। तो मार्केट कैप रोज बदलता है, तो इस हिसाब से कौन लार्ज कैप है कौन मिड कैप है, ये डेफिनेशन फ्रीक्वेंटली बदलती रहती है। लेकिन हमको ज्यादा क्रिटिकली देखने की जरूरत नहीं है, हम मान सकते हैं कि तकरीबन इफ यू गो टू, आपको screener.in इस वेबसाइट पर लेके जाता हूँ, वहां पर आप मार्केट कैप के हिसाब से जो बड़ी कंपनियां हैं उनको देख पाओगे। screener.in पे अगर आप लॉगिन करेंगे तो पहले आप गूगल का अकाउंट यूज करके आपका लॉगिन बना लीजिए। इसमें आप स्क्रीन में जाएंगे, कुछ स्क्रीन आपको यहाँ पर रेडीमेड मिलेंगे, वहां पर मैं लिखूंगा मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 1 लाख। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 50,000 के ऊपर वाली कितनी कंपनीज है, 196। इसमें सबसे ऊपर है रिलायंस, फिर उसके आगे है एचडीएफसी और टीसीएस, ठीक है। और 50 ही अगर हमको देखनी है तो हमको ये नंबर चेंज करना पड़ेगा। अब 100 आई है 1 लाख के ऊपर, फोर्टी टू आई है 2 लाख के ऊपर। तो ये 42 कंपनीज है भारत की टॉप कंपनीज। 42वें नंबर पे है डीएलएफ 2 लाख करोड़, टॉप पर है रिलायंस, रिलायंस है 2 लाख करोड़, ये है दिस इज ऑल्सो ऑल आर बिटवीन 2 लाख करोड़ एंड दिस 20 लाख, सॉरी ये 20 लाख है। 20 लाख करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 42 कंपनीज का, ओके। इसके नीचे जब हम जाएंगे 1 लाख के नीचे तो हमको मिड कैप कंपनीज दिखेंगे। ये मिड कैप है 99,000, 66,000 गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑफ रियलिटी। तो हम जब ट्रेड लेने की प्लान करेंगे मोस्टली मिड कैप को हम प्रीफर करेंगे, क्योंकि वहां पर रिटर्न भी डिसेंट बनता है, रिस्क भी लिमिटेड रहता है, ठीक है। तो प्राइस और मार्केट कैप एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैप बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो मार्केट कैप घटेगा, ठीक। तो स्विंग ट्रेडिंग का जो विनिंग ट्रेड सेटअप है उसमें हम क्या क्या करते हैं, फंडामेंटली गुड स्टॉक चूज करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का जो मेरा फुल कोर्स है उसमें ये सारा मेथोडोलॉजी कवर होता है जो मैंने आज एक्सप्लेन किया।
व्हाई वी शुड प्लान विद स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि नॉन लिवरेज है, सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, और रिटर्न हम म्यूचुअल फंड से डबल तक प्लान कर सकते हैं। वो रियलिस्टिक है, उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो अनरियलिस्टिक और लीवरेज ट्रेडिंग में जाना पड़ेगा। फंडामेंटल जो अच्छे प्राइस पर है या गुड वैल्यू प्राइस पर है, इस तरह के स्टॉक हमको चूज करने हैं। चार्ट पैटर्न को स्टडी करके हमको सही टाइम पे लेने का प्लान करना है। टेक्निकल इंडिकेटर्स सीख के कंफर्मेशन लेनी है, और एक से ज्यादा ट्रेड्स लेंगे हम, उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो जरूरी है ताकि हमारा रिस्क और कम हो जाए। रिस्क पर ट्रेड और प्रॉफिट पर ट्रेड हम तय करेंगे। 70-30 विन रेशियो भी हमको चलेगा। 70-30 का मतलब है कि 10 ट्रेड लेने के बाद 7 सही जाएंगे, 30 में हम गलत भी हो सकते हैं, उसका स्पेस भी हम रखेंगे। तो वो भी रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रकार है। ऐसा नहीं है मैं कोई भी इस तरह की गारंटी देता हूँ कि मेरे साथ आप ट्रेड करो या मुझसे सीख के ट्रेड करो तो मेरी स्ट्रैटेजी जो है 99% सही है, 90% सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्लोबल लेवल के जो ट्रेडर्स हैं, अगर आप जाके देखेंगे, एल्डर अलेक्जेंडर की बुक मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे अकाउंट पर है, फ्रीली अवेलेबल टू रीड एट bffmoney.in नाम की मेरी वेबसाइट है, वहां पर आप जाके उस बुक को पढ़ सकते हो। ग्लोबल लेवल के जो ट्रेडर्स है उनका विनिंग रेशियो 70 से ऊपर नहीं है, 70-30 है। अगर आपको कोई आके बता रहा है कि 95% एक्यूरेसी है, 99% एक्यूरेसी है, तो उसको प्लीज मान के आगे रिस्क मत लीजिए। और रिजल्ट्स को हम एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे। एक बार हमने ट्रेड ले लिया तो उसके बाद जो भी एनवायरनमेंट में होता है, ओके, गीता सार को भी यहाँ पर रिमाइंड कर रहा हूँ मैं, कर्म कर फल की चिंता मत कर। सो कर्म करेंगे, ट्रेडिंग का जो सेटअप है वो बिल्कुल ध्यान से करेंगे, मेथड के हिसाब से करेंगे, प्लान के हिसाब से करेंगे, स्टिक टू योर प्लान, प्लान से हटेंगे नहीं। लेकिन रिजल्ट्स आए ऐसा हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट्स पूरा एनवायरनमेंट के हाथ में है। जिस तरह एनवायरनमेंट चेंज होगा हम अपना प्लान चेंज करेंगे, ठीक है। और ट्रेडिंग इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। आई नो सबके पास प्रॉब्लम्स है, सबको पैसे का जनरेट करना या अपना रिटायरमेंट फंड जल्द से जल्द बनाना ये प्लान है, बट यू कांट डू दैट और कांट प्लान दैट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग। आपको जॉब, सैलरी, इनकम भी चाहिए। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है, रीट्स है, रीट्स का मतलब होता है सॉफ्ट फॉर्मेट में, डीमैट में आपको प्रॉपर्टी के छोटे छोटे यूनिट्स खरीद सकते हैं, उसका भी रेंटल इनकम आता है, वो भी मैं कभी बताऊंगा आपको। अभी भी अगर किसी के डाउट है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रिटायरमेंट फंड पे प्लान करिए, जो म्यूचुअल फंड के मेथड से हो सकता है। स्टॉक्स अगर आपने लिए तो आपको डिविडेंड्स का इनकम आ सकता है। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करें तो एडिशनल स्विंग ट्रेडिंग का इनकम आप कर सकते हो। आपका जो भी स्किल है जो आप जॉब में यूज करते हो उसको आप पार्ट टाइम में किसी और जगह पर या फ्रीलांसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, तो करना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद आप उसी स्किल पे कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब अगर आपका कोई स्पेशलिटी है तो आप यूट्यूब चैनल पे काम कर सकते हो। और अमेजन का एफिलिएट सेलिंग का भी एक मेथड होता है, उसके वो भी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। ये जेन्युइन मेथड्स है, इजी नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है। ओके, अगेन लाइक जो मैंने बताया ये मेरे वेरीफाइड P&L के लिंक्स हैं जो मैं आपको ग्रुप पे भी भेज सकता हूँ या आपको यहाँ पर भी चैट पे पेश कर सकता हूँ। इसके साथ आज का सेशन में यहाँ तक रुकता हूँ। दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट गोइंग टू एंड, ये कोर्स का पूरा कंटेंट मेरा यहाँ से कंटिन्यू ही होगा। ओके, स्टॉक क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है, बट फॉर नाउ वी स्टॉप हियर टुडे। सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन द स्विंग ट्रेडिंग कोर्स, तो उसके बारे में अगर किसी को कुछ डाउट है तो मैं आंसर कर सकता हूँ। इफ यू हैव सम डाउट्स अबाउट द कोर्स और इवन अबाउट योर करंट पोर्टफोलियो किसी स्टॉक के बारे में, तो हम चार्ट पे जाके भी डिस्कशन कर सकते हैं। आज के लिए मेरा कंटेंट यहाँ पर रोकता हूँ और द फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन। प्लीज अपने सवाल पूछ लीजिए। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था। आपने हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, आपने एक जो चार्ट दिखाई थी 130% वाला, मैं स्टॉक का नाम भूल गया, ब्रिटानिया का था या ब्रिटानिया, करेक्ट। तो दैट इज रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ आई थिंक 4 years। 4 years, करेक्ट। तो ऑन एन एवरेज अगर हमको पकड़ना होगा तो हम लोग कितना रिटर्न पकड़ सकते हैं पर ईयर? मैंने कहा मैं टारगेट करता हूँ 30-40%, और कभी अगर अच्छा रहा मार्केट तो 50% तक। इफ यू अब आर यू सीइंग माय स्क्रीन? यस यस। ओके, अब मैंने तो आपको वो P&L वगैरह बताया, बट वो मेथड नहीं है रिटर्न्स देखने का। देयर इज अ ट्रेड लॉग इन एक्सेल, मैं आपको वो दिखाता हूँ, मैंने ग्रुप पर भी वो शेयर किया हुआ है। सो आई लॉग ईच एंड एवरी ट्रेड। ओके, अब किसी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, किसी ट्रेड में लॉस हुआ, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन कितना परसेंट को और कितने दिन में हुआ ये इसमें लॉग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो IEX का ट्रेड है, 32 दिन में इसने 7% प्रॉफिट दिया। ये वेक्टर फूड का 2 ही दिन में मैंने 5% में निकाल दिया। तो 2 दिन का मतलब है सालाना ये कितना रिटर्न देगा, उसको कहते हैं CAGR। वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ।
और ये CAGR इंडिविजुअल ट्रेड्स का है, लेकिन जब सारे ट्रेड्स मिलाएंगे तो वो इतना पड़ता है, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। इस तरह का एक शीट आपका भी बन सकता है। अगर आपको इसका कॉपी चाहिए तो आई कैन गिव इट टू यू। इस तरह से अगर आप लॉग करते हो तो ही ये सिस्टमेटिकली आप बिजनेस का रिटर्न ट्रैक कर रहे हो और उसको समझ रहे हो, ये मैं मानता हूँ। बिकॉज इफ यू रन अ बिजनेस एंड देन आपने स्टॉक बेच दिया, किसी स्टॉक में आपको पता है 12% प्रॉफिट हुआ, फिर 2 महीने तक आपने कुछ नहीं किया, या कोई स्टॉक होल्ड किया फिर 40% प्रॉफिट हुआ, एंड ऑफ द डे सालाना रिटर्न कितना हुआ, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड सालाना रिटर्न देता है, आपका FD सालाना रिटर्न देता है, तो आपका और कोई बिजनेस है वो अगर अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है, वो उसी के बेसिस पे तय हो सकता है कि आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना है, CAGR कितना है। तो मेरा CAGR फिलहाल इस अकाउंट में 35 चल रहा है, एंड देयर इज वन सेपरेट अकाउंट वेयर माय वाइफ ट्रेड्स, उनका तकरीबन यहाँ पे 40% चल रहा है, और ग्रुप में और भी लोग होंगे जो कर रहे हैं, अगर वो बताना चाहे उनके भी ट्रेड लॉग्स, तो वी आर टारगेटिंग समथिंग लाइक बिटवीन 30 to 50%। तो मेरा एक प्रॉब्लम क्या आता है, ऐसे सपोज आई हैव अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीस और मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है और मुझे एक स्टॉक जैसा ब्रिटानिया मिल गया और मैंने समझो उसके अंदर 20% अपना कैपिटल डिप्लॉय कर दिया, 20,000 डिप्लॉय कर दिया। So now the remaining 80,000 of my capital is there in my bank account. तो चलो ठीक है, मेरे को एक ब्रिटानिया पे 30% स्विंग ट्रेडिंग में मिल भी गया, लेकिन बाकी जो 80,000 है हो सकता है मैंने अलग अलग स्टॉक्स में लगा लेके रखे हो, जिसमें शायद 10% प्रॉफिट हो, किसी में शायद 5-10% लॉस भी हो। तो वो 100% कैपिटल यूटिलाइजेशन और रोटेशन, वो मेरा थोड़ा दिक्कत आता है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू ना, जो आपका कैपिटल का प्लानिंग है। ओके मैं बोलता हूँ जिनके पास कम कैपिटल है उनको, कम का मतलब मैं मानूंगा, लेट मी टॉक अबाउट 50,000, ठीक है, जिनका 50,000 या 1 लाख के आसपास कैपिटल है, उनको 5 या 6 या 7 मैक्सिमम ट्रेड में इसको डिप्लॉय करना चाहिए। अभी ये ट्रेड लॉग अगर आप देखेंगे, ये कॉलम में जहां पर भी आपको दिख रहा है नंबर, ये रनिंग प्रॉफिट है या रनिंग लॉस है, मतलब कि ये ट्रेड्स चल रहे हैं। और अगर इस कॉलम में आपको नंबर दिख रहा है, इसका मतलब ये ट्रेड्स हो चुके हैं बंद। ओके तो साइमल्टेनियसली मेरा PSU बैंक भी इसका ट्रेड चल रहा है, चलो ये ETF है, वर्लपूल का ट्रेड चल रहा है, EKC का ट्रेड चल रहा है, LIC का माइनस में चल रहा है, एक्सो का प्लस में चल रहा है, एक्सो का एक पार्ट मेरा बुक भी हो चुका है। तो ये चलता रहेगा। आपका काम है, अगर मैं इस ट्रेड में से बाहर निकल जाऊं तब तक आपके पास कोई और ट्रेड होना चाहिए। ये जो है ना रोटेशन स्विंग, मैंने कहा इस झूले से उस झूले पे आपको झूलना है। आपका एक टारगेट आ गया, वहां से उठा के आपको पैसा किसी और स्टॉक में डालना है जो कि अभी नीचे है लेकिन ऊपर जाने की तैयारी में है। सो इसको आपको कैपिटल रोटेशन प्लान करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप मान लो एक ट्रेड का आपका रिटर्न कितना है, यहाँ पर देखिए 8%, 3%, 9%, 10%, 2%, ये ट्रेड्स के परसेंटेजेस है और ये नंबर ऑफ डेज है, कितने दिन तक किस ट्रेड में कैपिटल अटका और वहां से निकल के वो कहाँ पे गया। इसका प्लानिंग जब आप करेंगे तभी तो ये नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना दिस नंबर विच इज सारे ट्रेड्स का मिला के। करेक्ट, क्योंकि अभी मेरे को भी दिख रहा है आपका एक ट्रेड 52 डेज है, 97 डेज है, राइट। तो उसने 12% रिटर्न दिया तो सालाना 45% ही हुआ। करेक्ट। तो अभी इसने देखिए 5% लॉस दिया 6 दिन में, तो ये 290% माइनस हुआ एनुअलाइज्ड बेसिस पे। सो देन दिस जो 6% माइनस हुआ, अभी ये जो अमाउंट है वो अभी आपके बैंक अकाउंट में होगा कि वो रोटेट होकर कहीं और चला गया होगा? तो वो ट्रेडिंग कैपिटल में आ गया ना, बैंक में नहीं जाएगा, वो ट्रेडिंग के ऐप में आएगा ना। जब आप बेचोगे, GIC मैंने बेच दिया, कितना का लिया था मैंने, सी इन्वेस्टमेंट वाज लेट्स से 78,000, ओके, और लॉस कितना हुआ है 3,800, तो 75,000 मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ना। वहां पे वो 75,000 मेरा मान लो वर्लपूल के ट्रेड में चला गया। So now that 75,000 is currently just sitting idle in trading account. अभी जब तक आपके पास कोई दूसरा स्टॉक नहीं आएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, so you will have to wait. So I will have to wait. करेक्ट। तो ये 6 डेज जो अभी हुआ वो तो लॉस हुआ, प्लस से सपोज आपको 10 दिन के बाद कोई ट्रेड मिलता है तो आइडियली इट विल बी 6 डेज प्लस 10 डेज, राइट? करेक्ट करेक्ट, आइडियली तो वो भी वही होगा, लेकिन मोस्टली अभी फिलहाल जब तक मार्केट क्या बोलते हैं उसको बुल फेज में है तो मेरे पास आइडियल कैपिटल ज्यादा नहीं रहता। अगर बेयर फेज में कैपिटल आ गया मेरा तो मैं इसमें नहीं लिखा है बट आई पुट माय मनी इनटू EBB जो होता है ना, भारत बॉन्ड होता है, तो वो आपको रेगुलर रिटर्न देता है। अगर आप जाएंगे, या डेट फंड्स होते हैं, आपने सुना होगा डेट फंड्स विल ऑलवेज गिव यू सम, ये देखिए ये ऊपर जाता रहता है, ये मार्केट डाउन जाएगा तो ये कभी कभी स्टेबल होता है लेकिन मोस्टली इट विल गिव यू डेली रिटर्न। तो उसमें आप मेजोरिटी कैपिटल आप डाल सकते हो। इफ यू गो टू माय PNL भी मैंने डाउनलोड करके रखा है, इसमें आपको शायद मैं दिखा पाऊंगा EBB, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? करेक्ट। This is, look at the amount, this is 12 lakh buy value, okay, only 3,000 profit,
क्योंकि दिन पता नहीं कितने थे, बट मैंने इसमें पार्क करके रखा था जब मार्केट डाउन जा रहा था, तो मेरा पैसा इसमें पार्क था, क्योंकि भले ही छोटा रिटर्न दे, एटलीस्ट मेरा आइडल नहीं है कैपिटल। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक है, बस ये मेरा क्वेश्चन था कि वो आइडल कैपिटल वाला। हाँ, आइडल अगर आपको रखना है तो कब होगा? अभी करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ दीज ट्रेड्स जो मेरा अभी मैंने ऑटो बीज का बताया, आईटी बीज का बताया, वो जो ट्रेड्स चल रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से अगले महीने तक वो क्या बोलते हैं, पक जाएंगे या अपने अपने टारगेट्स पे आ जाएंगे। उस वक्त कुछ कॉइंसिडेंसेस होंगी, डाउ थियरी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम कुछ ना कुछ न्यूज आएगा और मार्केट फिर से रिवर्स लेगा। बट उस टाइम निफ्टी हो सकता है 26,000 क्रॉस कर गया हो, और इवन नैस्डैक ने ब्रेकआउट दिया है, तो वो भी अपने ब्रेकआउट के कुछ 1% ऊपर जाएगा, जहां से उसको फिर से करेक्शन मोड में आना पड़ेगा। उस वक्त हो सकता है कि आपको सारे पैसे किसी न किसी ट्रेड में पड़े, ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, आपको मेजोरिटी पैसे निकाल के आपको भारत बॉन्ड में या किसी सेफ चीज में रखने पड़ेंगे, क्योंकि सारे सेक्टर्स आपको दिखेगा नीचे जा रहे हैं, तो आप कहाँ पे किस में ट्रेड लोगे? समझ गया। तो अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो निफ्टी को नीचे जाने का, कुछ एक्सपेक्टेशन है? होपफुली आफ्टर द हाई, निफ्टी 25,100 पे है, तो 26,300 का जो अर्लियर हाई है उसको टच करने के बाद जा सकता है, ऐसा चांस है। दैट इज, बट अगेन एवरीथिंग इज अनसर्टन, ट्रम्प कैन डू एनीथिंग। ये देखिए, ये पहला वाला हाई है 26,000 का, करेक्ट, हाँ। तो उसको अगर हम देखें तो उसको टच करके फिर से वो करेक्शन मोड में जा सकता है। गिरेगा ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, बट इट विल स्टार्ट कंसोलिडेटिंग अगेन। मैं उसको गिरना भी नहीं बोलूंगा, वो वहां पर आएगा। तो यहाँ पर आते हुए आईटीबीज, आईटी इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स, ये सारे यहाँ पर कुछ ना कुछ देंगे। ऑटो इंडेक्स टॉप पे नहीं जाएगा बिकॉज वो इतना डायनेमिक प्रॉफिट वगैरह नहीं है उसमें, लेकिन वो कुछ ना कुछ लेवल तक ऊपर जाएगा। हेल्थ इंडेक्स ऊपर जाएगा, डिफेंस सेक्टर भी ऊपर जा रहा है, एंड आईटी तो ऑब्वियसली जाएगा बिकॉज ऑफ यूएस। वो सब जब अपने अपने टारगेट्स लेंगे, स्पेशली नॉट इन दिस अकाउंट, मेरे दूसरे अकाउंट में शायद वो खुला नहीं है अभी, उसमें जो भी ट्रेड्स है, इसमें ऑटो बीज कुछ, हाँ, कंज्यूमर बीज ये जाएगा अपने टारगेट पे, हेल्थ ईटीएफ जाएगा, आईटी बीज जाएगा। ये इनके जब मेरे टारगेट्स आ जाएंगे ना, तब मैं थोड़ा सा सावधान हो जाऊंगा, थोड़ा सा काफी सारा सिग्निफिकेंट कैश निकाल के मैं भारत बॉन्ड में रख दूंगा, ताकि डाउन ट्रेंड में हम किसी ट्रेड में फंसे हुए हैं या ज्यादा ट्रेड में फंसे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड, ठीक है। कैपिटल रोटेशन का ही ये बात है। तो पहले जमाने में होता था कि ले लिया एक स्टॉक और रख दो 10 साल, वो होने नहीं वाला। भी बहुत डायनामिक है सब कुछ, तो हमको भी अगर करना है तो डायनामिकली करना है, नहीं करना है तो हमको म्यूचुअल फंड मैनेजर को एक मेजॉरिटी अमाउंट देनी है और उसको बोलना है कि आप मैनेज करो। दोनों का अपना अपना पार्ट है। इन्वेस्टिंग को इग्नोर करके पूरा स्विंग ट्रेडिंग में जाइए, ऐसा मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, या ऑप्शन में जाइए, ऐसा भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। यू हैव टू हैव योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऑन वन साइड अंटिल यू थिंक कि मैं अभी बहुत ही एक्सपर्ट हो चुका हूँ, फुल टाइम ट्रेडर होना चाहता हूँ, तो म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा स्लो जा रहा है, फिर भी पूरा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैं बोलूंगा। आपका एक पोर्टफोलियो किसी और को मैनेज करने के लिए दे दो, बिकॉज ट्रेडिंग में इमोशनल मिस्टेक्स भी होती है। हमको लगता है कि ये मेरा लाइफ का किंग ट्रेड है, मैं पूरा पैसा डाल देता हूँ और फिर वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं, लाइफ इम्पैक्ट होती है और लाइफ के पूरे प्लान्स 4-5 साल पीछे चले जाते हैं। सो एक किसी चीज पे पूरा रिस्क डालना बहुत ही डेंजरस है, मैं हमेशा उसके अगेंस्ट हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग मैं करता हूँ, सुनील जी, आई नो यू आल्सो डू, बट आई डोंट प्रमोट, आई डोंट टीच एनीबॉडी। हाय अविनाशी, बोधिया। हाँ जी, बोलिए। ये जो जैसे आप ये स्विंग ट्रेडिंग इतने साल से कर रहे, तो इसमें जब इसमें जो टैक्स इम्पैक्ट रहता है, ब्रोकरेज चार्जेस ये सब लिखता है, तो उसका जैसे अगर गेन्स बहुत ही कम हो रहा है तो बट ऑन द टैक्स एंड ब्रोकरेज अगर नहीं, ये इसका भी मतलब हाउ यू ट्रैक इट कि मेरे को इतना जैसे आपका जो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स होता है वो टैक्स होता है जो वो गेन होता है जो आपको 1 साल के अंदर अंदर होल्डिंग करके आपने बेचा है, चाहे वो स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो। अगर आपने एक स्टॉक लिया है और 1 साल के अंदर अंदर बेचा है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको शॉर्ट टर्म गेन कहते हैं, ठीक है। और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, आपको उस पर टैक्स भरना है। लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो तकरीबन आई थिंक 4 लाख के लेवल तक मिलता है, मतलब आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई और सैलरी इनकम नहीं है तो वो माफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप 4-5 लाख से ज्यादा सैलरी ले रहे हो तो आपको सारे ट्रेडिंग इनकम के ऊपर 20% टैक्स खुद जाके भरना है। आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके, वहां पे एक लिंक होता है इनकम टैक्स पोर्टल का, जो आपको ढूंढ के मैं भी भेज सकता हूँ, या आपका कोई सी होगा तो वो भी आपको बताएगा। वहां पर आपको एवरी क्वार्टर, मतलब कि अप्रैल में जून खत्म हो गया तो आपको पिछले 3 महीने में जो भी प्रॉफिट हुआ उसका आपको टैक्स 20% टैक्स वहां पे जाके खुद से भरना है। उसके अगले क्वार्टर में अगर आपको लॉस हो गया तो वो पैसा आप बाद में क्लेम कर सकते हो,
एंड ऑफ ईयर आपको, ये थोड़ा सा टेढ़ा सिस्टम है इंडियन टैक्स कैलकुलेशन का, लेकिन अगर आपको पहले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है तो आपको जाके टैक्स भरना है, दूसरे क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है तो आपको टैक्स भरना है, अगले 2 क्वार्टर में अगर आपको लॉस हो गया और आपको जो भरा हुआ टैक्स है वो अगर आपका नहीं भरना चाहिए था तो आपको वो रिफंड में वापस मिल जाएगा आईटीआर के बाद। लेकिन सिस्टम यह है कि एवरी क्वार्टर यू कैलकुलेट योर प्रॉफिट एंड यू पे योर ओन टैक्स। एंड ऑफ द ईयर आप पूरा आईटी रिटर्न भरो, जिसमें आईटीआर 2 का फॉर्म होता है, जिसमें कैपिटल गेन और सैलरी दोनों का इनकम होता है। अगर आप सैलरी कमा रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म टैक्स भरना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग पे। तो जब आप प्लान करो ट्रेडिंग का, जैसा मैंने बताया 40% का मेरा ट्रेडिंग का प्रॉफिट का प्लान है, तो उसका मतलब है कि अगर 40% प्रॉफिट हो भी गया तो उसमें से 20% मतलब कितना होता है, 40% का 20% मैं गवर्नमेंट को देने चाहूंगा। ओके, और वो देना पड़ेगा। देयर इज 8%, तो 40 में से 8 चला गया, आपके हाथ में 32 ही रहा, बट दैट इज व्हाट इट इज। और 2% आप मान लो खर्चे भी चले गए, कुछ ब्रोकरेज ये वो, तो फिर भी आप 30% तक आ जाने चाहिए, जो कि फिर भी म्यूचुअल फंड से डबल रिटर्न है। ओके, ठीक है, ठीक बट है। आपको टैक्स तो पड़ेगा, शॉर्ट टर्म इनकम पे टैक्स तो पड़ेगा। अगर आप सैलरी नहीं कमा रहे हो, कोई जैसे हाउस वाइफ है उनकी कोई सैलरी नहीं आ रही है, तो शी कैन प्लान टू सेव द टैक्स, बिकॉज उनका अगर साल का 3-4 लाख से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन में वो बेनिफिट मिल जाएगा, उनको फिर टैक्स पूरा एग्जेम्प्ट हो सकता है। लेकिन कोई बंदा है जो सैलरी कमा रहा है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। वो 12 लाख तक का लिमिट नहीं मिलने वाला। 12 लाख इज नॉट एप्लीकेबल टू कैपिटल गेन्स। वो किसको एप्लीकेबल है, बिजनेस इनकम पे और सैलरी इनकम पे एप्लीकेबल है, एंड दिस इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। ओके, ठीक आहे, थँक्यू. ओके, और कोई डाउट्स किसी के? हा सर, ते आता एवढं डिस्कशन केलं ना, त्यावरच माझी क्वायरी आहे. आता समजा इंडेक्स पडायला लागलाय मिड कॅप किंवा निफ्टी, मग तोपर्यंत जे बॉटमला येत नाहीत तोपर्यंत आपण लांब राहायचं का स्विंग ट्रेडिंग पासून? हो, एकदमच मार्केट बेरीज झालं तर म्हणतो मी, मार्केट साइडवेज चालू है तो मग तुम्हाला अपॉर्चुनिटीज मिळत राहणार। मार्केट अगर साइडवेज चल रहा है ना तो कोई ना कोई सेक्टर में आपको दिखेगा कि अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मतलब अगर निफ्टी आप देख रहे हो कि 26,500 गया और फिर 26,000 तक आ गया, तो वो 200-300 इज नॉट अ बिग फॉल। उस टाइम में आपको दिखेगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर फिर भी 5% ऊपर गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो डाउन आ रहा है निफ्टी क्योंकि आईटी सेक्टर नीचे गया, क्योंकि बैंकिंग नीचे गया, ऐसा हो सकता है। तो आपको देखना है कि निफ्टी कंसोलिडेशन में है, कंसोलिडेशन माने साइडवेज जा रहा है, गिर नहीं रहा है, स्टेबल है, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे कर रहा है, उस टाइम आपको स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज किसी ना किसी सेक्टर में मिलेंगी। लेकिन आपको अगर ऐसा दिखे कि सारे ही सेक्टर्स नीचे जा रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कुछ वॉर सिचुएशन हो, कुछ यूएस ने कुछ अलग पॉलिसी ट्रंप ने डिक्लेयर की हो, या कोई और इवेंट हो, तब आपको दिखेगा सारे सेक्टर्स नीचे जा रहे हैं। लेकिन अगर सारे सेक्टर्स नीचे नहीं जा रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, तब आप स्विंग ट्रेड्स किसी ना किसी सेक्टर में प्लान कर ही सकते हो। तेच म्हटलं, इंडेक्स रिटर्न देणार नाही आणि स्टॉक तरी मग कसे रिटर्न देतील आपल्याला? नाही नाही, तसं नाही होत ना। इंडेक्स खाली जाताना सगळे सेक्टर्स खाली जातात का हे बघायचं। देखो मैं आपको एक चार्ट लास्ट टाइम मैंने शायद बताया था, आप वहां पर सेशन में थे। आई शो यू वन चार्ट जो आपको ट्रेडिंग व्यू में बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पर सेक्टर रेनबो मैंने बनाया है, तो ये इसमें अगर आप देखेंगे कि सारे सेक्टर्स गिर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हुआ था, आई थिंक अक्टूबर के बाद हुआ था ना, यहाँ पर सारे सेक्टर्स गिर रहे थे, तब आपको हो सकता है कि स्विंग ट्रेड से थोड़ा दूर रह के आधा कैपिटल या उससे भी ज्यादा कैपिटल लगा के आप भारत बॉन्ड में रख दो, या किसी म्यूचुअल फंड का अगर डेट फंड है उसमें रख दो। वहां पे ऑब्वियसली टैक्सेशन का बेनिफिट तो है नहीं, बट फिर भी आप रख दो, एटलीस्ट पैसा आपका थोड़ा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, और आप सेफ रहोगे जब तक कि आपको नया स्विंग ट्रेडिंग का सिचुएशन नहीं अराइज होता है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, और कम प्रॉफिट जो मिलेगा वो डेट फंड पे वो लेके आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम में मोस्टली ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग से कमाने की प्लान करते हैं, बट दैट इज नॉट फॉर एवरीबडी। तो आपको कैपिटल सेफ रखना ही सजेस्टेड है। ठीक है, तो इसको आप देखते रह सकते हो कि आपको लग रहा है कि पिछले 1 महीने का चार्ट लगा लो, कौन सा सेक्टर जा रहा है ऊपर, कौन सा सेक्टर नीचे जा रहा है, इसको आप देखते रहिए। रियलिटी इज गोइंग टू मच हाई इन लास्ट 1 month or 2 months, और ये जा रहा है नीचे, विच इज द सेक्टर एफएमसीजी। एफएमसीजी इज नॉट मूविंग टू मच। पिछले अप्रैल मई जून 3 महीने में एफएमसीजी सेक्टर में ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं आई है, तो एफएमसीजी में आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये अगर ऊपर जाना चालू कर दिया तो इसके अंदर कौन सा स्टॉक है उसको आपको अलग से ढूंढना पड़ेगा। ये पर्पल वाला ग्रो हो गया है मेटल। हाँ, मेटल में मैंने जो नेशनल एल्यूमिनियम का ट्रेड लिया है वो इसके बेसिस पे है, बिकॉज मेटल स्टार्टेड ग्रोइंग, तो मेरा जो वो इसमें नहीं है,
नेशनल एल्यूमिनियम का जो ट्रेड मैंने दिखाया वो आधा कंप्लीट, आधा मैंने एग्जिट कर लिया, आधा होल्ड कर रहा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। जो ये मेटल सेक्टर है ना, ये इसकी वजह से मैंने वो ट्रेड लिया था। ठीक है, और कोई सवाल? Those who want to join the course, most probably tomorrow या next Friday Saturday we'll start this session। ये 2 महीने का चलता है स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स, और काफी रीजनेबल फीस में है। सिमिलर कोर्स में 30-40,000, उसके 1/10 में हम लोग ये कोर्स करते हैं। आई थिंक इट इज अ गुड, बिकॉज दिस इज एन इनिशिएटिव जहाँ पे मैं जानता हूँ कि सब लोग इसको तुरंत इनकैश नहीं कर पाते इस अपॉर्चुनिटी को, तो उनको इतना कोर्स में पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, और रीजनेबल फीस में मैं जितना सिखा पाता हूँ उतना मैं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। Thank you. Thank you, Anasi. Good night. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Good night.